चलिए, गुड मॉर्निंग। शुरू करें। ओके। कहाँ तक पढ़े थे कल? हो गया था ना? हाँ, तो ऋग वैदिक काल हमारा कंप्लीट हो गया। टॉपिक क्या पढ़ रहे थे अपन? वैदिक काल। ठीक है। वैदिक काल को दो हिस्सों में बांटे थे, है ना? पहला ऋग वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल। ठीक है। और दूसरा क्या हुआ था? उत्तर वैदिक काल। ठीक है। लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या था जी? 1000 से 500 बीसी। और इसका टाइम पीरियड क्या था? 1500 से 1000 बीसी। सर अब मुझे एक डाउट आ रहा है, कौन सॉल्व करेगा? कि आप लोग को तो डाउट आता नहीं, तो मैं ही डाउट क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे को डाउट आ जाता है, ऐसा क्या हो गया कि इसको हमें दो हिस्सों में बांटना पड़ा? ऐसा क्या हुआ इस टाइम पीरियड पे? कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है ये बताइए। क्या ऐसा हो गया कि इसको हमें दो हिस्सों में बांटना पड़ गया? के पीछे का एक ही कारण है ना? 1000 बीसी। ठीक है। 1000 बीसी में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, और वो हुआ है लोहे की खोज। लोहे की, पहले समझिएगा, लिखवा दूंगा मैं। ठीक है भैया, सबसे पहली चीज की इधर की हमने सारी चीजें देखी। ज्योग्राफी देखी, है ना? पॉलिटी देखी, ठीक है। इकोनॉमी देखी, सोसाइटी देखी, है? यहाँ का रिलीजन देखा। ठीक है। तो हमने सब कुछ देखा। इकोनॉमी में हमने देखा कि ये पास्टोरल थे। क्या थे? यानी चारागाह थे, है ना? पशुपालक थे। लेकिन 1000 बीसी में जब लोहे की खोज हुई, तो ये जो ज्योग्राफी में इन लोग कहाँ थे जी? सप्त सैंधव प्रदेश में थे। सप्त सैंधव प्रदेश। अब इन लोग कहाँ आने लग गए? ये अब आने लगे गंगा यमुना द्वाब में। गंगा यमुना द्वाब। क्यों ऐसा? क्योंकि लोहे की खोज होने के कारण ये जो गंगा यमुना द्वाब की जंगल थी, इसको इन लोग साफ किए। और साफ करने के बाद फर्टाइल लैंड था, है ना? उपजाऊ भूमि था। तो अब यहाँ पे जो पास्टोरल थे, अब वो खेती करना शुरू कर, क्या करना शुरू कर दिए? खेती करना शुरू कर। यहाँ पे जो कबीले हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? अब वो कबीले आपस में मिलने लग गए। कबीले आपस में मिलने लग गए और बड़ा भूमि बना दिया। ठीक है। पहले जहां यहां पे जन महत्वपूर्ण था, अब चूंकि जमीन महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि जमीन रहेगा तभी तो खेती करोगे। और जमीन जब महत्वपूर्ण हुआ, तो इसको हम जनपद कहने, क्या कहने लगे? जनपद। इट क्लियर? बेसिकली डेवलपमेंट जो हुई है, वो लोहे की खोज की वजह से हुई। लोहे की खोज हुई, इन लोग सप्त सैंधव एरिया छोड़ के गंगा यमुना द्वाब चले गए। और यहाँ जाने के बाद बेसिकली जो यहाँ का जंगल था वो साफ किए और खेती करना। तो ये पास्टोरल इकोनॉमी थी, अब यहाँ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। ठीक है। जो यहाँ पे चिफडम था, कबीलाई था, अब यहाँ पे राजा आ गया। और राजा का काम अब पशु की रक्षा करना नहीं, जमीन इकट्ठा करना, जमीन को कंपोज, जमीन ज्यादा से ज्यादा अपने संरक्षक में ला। बात समझ में आ रही है? अब इसी पॉइंट को अपन को पढ़ना है। ठीक है। टॉपिक डालिए, उत्तर वैदिक काल। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं जी? वेद। एक वेद तो उधर ही कंपोज हो गया, बचा 3 वेद इधर। कौन कौन सा? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और साथ ही इन तीनों का ब्राह्मण, साथ ही इन तीनों का अरण्यक मिलता है नहीं मिलता है? उपनिषद मिलता है नहीं मिलता है? अरे नहीं मिलता है। उपनिषद बाद में कंपोज हुआ, है ना, बहुत समय बाद। ठीक है। तो यानी कि इतनी चीजें हमको क्या करती है? मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे मृडभांड यहाँ पे जो मिलता है, वो पीजीडब्ल्यू मृडभांड मिलता है। कौन सा मृडभांड?
PGW को बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित सर भांड। सर का मतलब होता है वो कलर, गेरुआ कलर। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखिए। यहां तक क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ ध्यान से समझिए। जो भारत कबीला था ना, भारत कबीला याद है जी, और जो हारे थे 10 राजन, उनमें सबसे महत्वपूर्ण था पुरु कबीला। कौन था? पुरु कबीला। और ये जो भारत और पुरु हैं, है ना, ये दोनों आपस में मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिए, वैवाहिक संबंध बना लिए। क्या बना लिए? और वैवाहिक संबंध बनाने के बाद इनका नया नाम हो गया, डेट इज कुरु। क्या हो गया? कुरु। और यही कुरु कुरुक्षेत्र एरिया में रहने लगे। क्षेत्र, ठीक है, दिल्ली एरिया में रहने लगे। और इन्हीं की राजधानी हो गई हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्या हो गई? राजधानी हो। ठीक है। और याद रखिएगा, इन्हीं कुरु के कई बच्चे हुए, है ना, लेकिन जो अंतिम बच्चा हुआ वो एक साइड था धृतराष्ट्र और एक साइड था पांडु। ठीक है, धृतराष्ट्र ब्लाइंड पर्सन एंड पांडु। और धृतराष्ट्र के बच्चे कहलाए कौरव, और पांडु के बच्चे कहलाए पांडव। और इन्हीं दोनों के बीच में क्या हुआ जी? महाभारत। 950। इट क्लियर? याद रखिएगा कि अब यहाँ पे छोटे छोटे जो कबीले थे वो आपस में मिलके बड़े बड़े महाजनपद बनाना, जनपद बनाना। क्लियर है? जैसे भारत कबीला और जो हारे थे 10 राजन युद्ध में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कबीला, दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध बना। जो नेक्स्ट जनरेशन आई उनको कहने लगे, वही कुरु है जो कुरुक्षेत्र में रहने लगे। हस्तिनापुर इनकी राजधानी थी, दिल्ली वाला एरिया, इंद्रप्रस्थ बोला जाता था दिल्ली को। के बाद इनके कई बच्चे हुए, अंतिम था धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र ब्लाइंड पर्सन के बच्चे कौरव कहलाए, और पांडु के बच्चे पांडवा कहलाए। और इन्हीं के बीच में युद्ध हुआ, डेट वाज महाभारत। चंद्रकांत महाभारत। ठीक है, हो गया यहां तक? एक और लिख लीजिए, तुर्वस और क्रीवी। सेकेंड पॉइंट, बस। तुर्वासा ऋषि जानते हो? उनके ही नाम पे, है ना, तुर्वासा नाम पड़ा था। और इन लोग मिलके पांचाल बनाए, कि वही पांचाल है जहां से पांचाली, है ना, पांचाली थी, जानते ही हो महाभारत में। ये पांचाल जनपद बनाए, तुर्वस और क्रीवी कबीला मिलके। जी यहाँ तक, आगे चलें। अब देखते हैं लोहे की खोज। देखते जा रहे हो ना आप लोग? राइटिंग अच्छी नहीं? किसने नहीं बोला?
गोली मार दिया जाएगा। अब ऐसे देखो, अब ठीक है, प्यार से लिखता हूं यार, फिर भी तुम लोग। ठीक है, लोहे की खोज में एक डेटा याद रखिएगा। सबसे पहले, दुनिया की बात कर रहा हूं, सबसे पहले लोहे की खोज 5000 बीसी में हुआ था। कहां से? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में 5000 बीसी में पहले हुआ था। अगर भारत की बात करोगे, भारत में हुआ है जी 1000 बीसी। कहां से? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा और जखेड़ा, दो जगह है, जखेड़ा और अतरंजी खेड़ा, यहां से हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद डाउन। ज्योग्राफी लिख लीजिए। उत्तर वैदिक काल में आर्य गंगा यमुना वाब तक पहुंच गए, वाब तक। टर्न करिए। क्लियर है जी, यहां तक? आगे चले। क्या? चलिए, अब राजनीति देखते हैं, पॉलिटी। लेटर वैदिक। देखिए, ये फटाफट हो गया जस्ट बिकॉज कि पहले पढ़ चुके हो। पहले क्या था? कबीलाई थे, है ना। अब यहाँ पे राजन का पद और शक्तिशाली हो गया, शक्तिशाली तथा महत्वपूर्ण हो गया, है ना। दिमाग में उधर रखिएगा कि उधर क्या पढ़े थे। ठीक है। दूसरी चीज कि जो सभाएं थी, सभाएं अब कम शक्तिशाली हो गई, कम शक्तिशाली गई। सर, क्योंकि साथ में याद रखिएगा सभा से महिलाओं को हटा दिया गया, महिलाओं को डाल दिया, और विधत पूर्णतः खत्म हो गया, समाप्त हो। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि विधत जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब राजा का काम, राजा का काम भूमि की रक्षा करना था, की रक्षा करना था। और इसे क्या कहा गया जी? क्षेत्र या राष्ट्र कहा गया। और यहीं पे याद रखिएगा, लास्ट मैंने लिखवाया था कि जनपद वर्ड नहीं था। यहां पे नोट करिएगा कि पहली बार जनपद शब्द आया, जनपद शब्द, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, है ना। पहले जन था, अब राष्ट्र महत्वपूर्ण हो गया, तो जनपद शब्द पहली बार देखने को, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अभी भी इनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, कोई स्थायी सेना नहीं था, स्थायी सेना। ठीक है, युद्ध के समय सेम है ये,
के समय कबीले एक साथ आकर लड़ते थे। याद रखिएगा, राजा अपनी शक्ति को कंसोलिडेट करने के लिए यज्ञ करता था। राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन हेतु यज्ञ करता था। 3 प्रकार के यज्ञ हैं, आप लोग सुने होंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है जी राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, और तीसरा है अश्वमेध यज्ञ। राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध यज्ञ, ये 3 प्रकार के यज्ञ का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। साथ ही याद रखिएगा, हम लोग शतपथ ब्राह्मण देखे हैं ना, शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का नाम दिया गया है। रत्नी का मतलब होता है कि इतने मंत्री होंगे, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख है। रत्नी का मतलब है मंत्री होंगे, जैसे सेनानी, सेनापति तरीके से। नोट डाउन करिए, नोट करूं। और तो घर में ही लिख लेना यार। चलो घर में लिख लेना। रुक जा, वेट, थामा थामा थामा, टाइम दूंगा मैं लिखने के लिए। देखिए, आर्थिक स्थिति में पहले सबसे पहला काम क्या था? पशुपालन। अब कृषि हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा, कृषि प्रथम, प्लान ए हो गया जी, महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। जमीन महत्वपूर्ण हो गया, जमीन महत्वपूर्ण, क्या, जिसे राष्ट्र कहा जाता था। समझिए, लिखिए मत, मैं टाइम दूंगा। राष्ट्र कहा जाता था, ठीक है। अब कृषि क्या क्या होती थी जी? सेम वही, गेहूं, है ना। गेहूं को क्या कहा जाता था? गोधुमा। के अलावा जौ, जौ को क्या कहा जाता था? लेकिन इस टाइम पीरियड पे चावल की खेती होने लगी और इसको व्रीहि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्रीहि। चावल की खेती भी इस टाइम पीरियड पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही कॉमन हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो पशुपालन है। पशुपालन अब इनका दूसरा काम हो गया, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कार्य। यहां से क्वेश्चन पूछता है उत्तर वैदिक काल के लोगों का महत्वपूर्ण कार्य क्या था, तो कृषि याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम कर की बात करें, ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे बलि के रूप में ही कर दिया जा रहा है, बलि के कर दिया जा रहा है, ठीक है। यह है जी यहाँ की आर्थिक स्थिति। अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए, तो आप पढ़िए इसको, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। लास्ट एक पॉइंट, व्यापार। व्यापार अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली से हो रही है, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम। और एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे कि जो मुद्रा है वो भी सेम ही है इस टाइम पीरियड पे। कौन कौन जी? निष्क और शतमान। घर में जाके आप लोग पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब, है ना।
निष्क और शतमान, ये यहाँ पे मुद्राएं दो प्रकार के देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। चलिए आगे चलें। अब चलते हैं सामाजिक स्थिति। क्या पे? सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में सबसे पहले बात करेंगे महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की, याद रखिएगा, अर्ली वैदिक एज की तुलना में खराब स्थिति। खराब स्थिति क्यों खराब स्थिति है? क्योंकि सभा से निकाल दिया गया और विधत खत्म कर दिया, विधत समाप्त कर दिया। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इनकी स्थिति जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगी, है ना। अब आते हैं विवाह परंपरा पे। विवाह परंपरा, विवाह परंपरा में वहां क्या क्या विवाह था जी? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह पूर्णतः समाप्त कर दिया, पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक है, इस टाइम पीरियड पे दो प्रकार के विवाह देखने को मिलते थे। दो प्रकार के विवाह, वो था अनुलोम विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। ठीक है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह होता था कि नहीं? लिखोगे नहीं समझ में आएगा, ध्यान से पहले देखो। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह जो है वो नियोग विवाह के अंतर्गत होता ही था, कंटिन्यू था। ठीक है, बाल विवाह होता था कि नहीं? बाल विवाह के भी कोई साक्ष्य नहीं मिले। सती प्रथा था कि नहीं? सती प्रथा के भी हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले। ये है इनकी वैवाहिक स्थिति। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? हाँ जी। अनुलोम प्रतिलोम का मतलब होता है कि हायर कास्ट लड़का लोअर कास्ट लड़की से शादी कर सकता है, हायर कास्ट लड़की लोअर कास्ट लड़के से शादी नहीं कर सकती। ठीक है, लड़के का जाति ऊपर होना चाहिए, वर्ग, सॉरी जाति अभी तक नहीं आया है, वर्ग ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था में हम कहा देखे थे जी? 10वें मंडल किसका? अरे बोलो ना, ऋग्वेद का 10वें मंडल के पुरुष सूक्त। कितने प्रकार के? 4 वर्ण। और याद रखिएगा बच्चे, ये जो वर्ण है अब यहाँ पे कलर नहीं है, ये जन्म के आधार पर है। पहले रंग के आधार पर, काम के आधार पर था, है ना। पहले क्या था? कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। ठीक है, अब क्या है? जन्म के आधार पर। समझ में आ रही है? तो अब याद रखिएगा कि 10वें मंडल में 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था दिया गया है। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके वर्ण व्यवस्था दिया गया है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कहां पे दिया गया है पूछता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा यहीं पे गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हो गई है। कौन सी व्यवस्था? गोत्र व्यवस्था। गोत्र व्यवस्था का सिंपल सा मतलब है, समझा देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, कि जहां पे सब लोगों की गाय, है ना, पशु एक जगह पे बांधी होती थी और वो आश्रम के जो गुरु होते थे उन गुरु के नाम पे आपका गोत्र पड़ता था। जैसे आप लोगों का जितना भी गोत्र होगा उसकी शुरुआत यहीं से हुई है, कि मान के चलो मोटा भाई का बैल यहाँ पे बनता है ना, और कोई मोटी बहन है? नहीं है। चलो कोई छोटा भाई है? हाँ, अच्छा वो मोटी, हाँ तो मोटी बहन का भी गाय यहाँ पे बनता है, तो दोनों एक ही गोत्र से हुए। मान लो ये तुर्वासा ऋषि का आश्रम है, आपका गोत्र हो जाएगा तुर्वासा। ठीक है,
सर जी, प्रथम जैन संगीति के संरक्षक या शासक बिंदुसार था कि चंद्रगुप्त मौर्य? बिंदुसार था जी, चंद्रगुप्त मौर्य मर चुका था। ठीक है, चलो समझ में आया ये कि जितने लोगों का गाय पशु पशु बेसिकली एक आश्रम में बंधे होते थे, उस ऋषि के नाम पे आपका गोत्र बन जाता था। ठीक है, ये गोत्र व्यवस्था पशुओं के आश्रम में लिखने की जरूरत भी नहीं, समझ तो गए ना। सिंपल एक चीज याद रखिएगा नोट करके कि सगोत्रीय विवाह, सगोत्रीय विवाह वर्जित था। तो मोटा भाई और मोटी बहन के बाल बच्चे एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों भाई बहन हैं, है ना। तो सगोत्रीय विवाह मना किया जाता था। उस समय पे नहीं पता था क्यों मना किया जाता था, आज पता है क्यों मना किया जाता था, बायोलॉजी में पढ़े होंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये गोत्र व्यवस्था भी इसी टाइम पीरियड पे आया है, ये याद रखिएगा। इसके बाद 16 संस्कार इसी समय शुरुआत हुआ, 16 संस्कार। हाँ, ये याद रखिएगा कि जन्म से लेके मृत्यु तक, ठीक है, 16 संस्कार की शुरुआत इसी काल में हुई। आप लोग के लिए होमवर्क है जी, होमवर्क क्या है, गो ऑन गूगल, ठीक है, एंड राइट डाउन इन योर कॉपी 16 संस्कार। एक्चुअल डेटा है, मैं लिखवाते रहूंगा, टाइम जाएगा, है ना। तो ये 16 संस्कारों के बारे में आप यहाँ पे 16 लाइन छोड़ दीजिए और पूरा लिख लीजिएगा। एक संस्कार के बारे में मैं बताऊंगा, इधर सुनो। एक जो महत्वपूर्ण संस्कार है उसके बारे में बता रहा हूं, उपनयन संस्कार। अरे आप लोग सब लोग देखे होंगे, है ना, चूड़ादान संस्कार, ठीक है, उपनयन संस्कार, ठीक है, उसके अलावा विवाह संस्कार, है ना, और सबसे अंतिम में अंत्योष्टि संस्कार। ठीक है, तो शुरू से लेके मरते तक में 16 संस्कार होते हैं। बेसिकली उपनयन संस्कार जो है, ये होने के बाद आप एजुकेशन शुरू कर सकते हो। क्या शुरू कर सकते हो? एजुकेशन की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा उपनयन संस्कार महिलाओं को, मेन को और शूद्र को अलाउ नहीं था। इन लोग उपनयन संस्कार नहीं कर सकते थे। ठीक है, दूसरी चीज याद रखिएगा, जो उपनयन संस्कार कर सकता था वो 3 वर्ण थे। कौन वर्ण थे? 3 वर्ण, और इनको हम द्विज कहते थे। क्या कहते थे जी? द्विज का मतलब होता है दोहरी, दोहरी जन्म लेने वाला। देखिए, ऐसा माना जाता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जाने के लिए आपको 84,000, है ना, योनियों से होके गुजरना पड़ेगा। हिंदू धर्म में यह मान्यता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप उपनयन संस्कार करते हो तो आप एक जन्म से दूसरे जन्म में इंस्टेंट जा सकते हो, इसी को द्विज कहा जाता है। ठीक है, कि जो जो उपनयन संस्कार कर रहा है, दैट वाज 3 वर्णा, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, वे द्विज कहलाएंगे, और जो द्विज कहलाते हैं उनको दोहरी जन्म लेने मतलब का अधिकार है। महिलाएं दोहरी जन्म नहीं ले सकती, शूद्र दोहरी जन्म नहीं ले सकती। महिलाएं और शूद्र दोनों शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि इनको उपनयन संस्कार में वर्जित किया गया है। उपनयन संस्कार होने के बाद ही आप शिक्षा ग्रहण करते। क्लियर है जी यहां तक? एनी डाउट? इसी के बाद यहां शुरुआत हुई आश्रम व्यवस्था। बहुत बड़ा है समाज यहाँ का, आश्रम व्यवस्था। ठीक है, आश्रम व्यवस्था याद रखिएगा 4 प्रकार होते हैं जी, है ना। कौन कौन सा? सबसे पहले शुरुआत करिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और लास्ट में याद रखिएगा सन्यास जो है वो बाद में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो बुद्ध और महावीर के समय में। बात में 3 ही था लेकिन बाद में 4 जोड़ा गया। ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है एजुकेशन लाइफ, जिसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और शिक्षा ग्रहण करना है। दूसरा होता है गृहस्थ, शादी ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, है ना, घूमो फिरो मौज करो। उसके बाद वानप्रस्थ, बाल बच्चे का शादी ब्याह करो और थोड़ा टेंशन फ्री हो जाओ, हाफ रिटायरमेंट। और सन्यास, फुल रिटायरमेंट, घर द्वार छोड़ो, बीबी को छोड़ो और चल जाओ जंगल।
और जंगल में मंगल करो, हरे राम हरे राम। ठीक है, ठीक है। तो ये 4 हमने अलग अलग आश्रम व्यवस्था देखा जो कि इसी टाइम पीरियड पे शुरुआत होती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और याद रखिएगा संन्यास जो है वो बेसिकली कब हुआ, बाद के कालों में हुआ। क्लियर है जी यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, पूछना। हाँ हाँ, पूछ पूछ। ठंडी लगता होगा तो क्या ओढ़ते होंगे? तू अपना स्वेटर दे आना। कोई डाउट है बेटा? अगर आप संन्यास धारण कर रहे हो, ठंडी लगेगा बट हैव टू कंट्रोल, तुम कंट्रोल कर लोगे के बाद ही तो तुम बने हो ना। अब तुम सोचोगे कि अरे सर मेरे को तो मौज मस्ती भी करने हैं, है ना, ठीक है, और साथ में सब नहीं हो सकता। पढ़ाऊंगा मैं, जब जैन धर्म पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा वहां। चलो, अब लास्ट टॉपिक, धार्मिक, धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति में याद रखिएगा, अरे इधर देखो, ऋग वैदिक कालीन देवता जो थे का महत्व खत्म हो गया। महत्व क्या हो गया? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब यहां पे इंद्र के जगह पे प्रजापति ने ले लिया। इंद्र का स्थान प्रजापति ले लिया, प्रजापति यानी ब्रह्मा। ठीक है? इसी टाइम पीरियड पे रुद्र व विष्णु इमर्ज हुए। विष्णु को संरक्षक बोला जाता है और रुद्र को विनाशक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये शंकर भगवान है जी, याद रखिएगा। और इनको पशुओं का देवता कहा जाता है, पशुओं का देवता कहा जाता है। इसी टाइम पीरियड पे याद रखिएगा जो पूषण है, पुषाण है ना, हमने वहां पे किसके लिए पढ़ा था? पशुओं के लिए। अब ये शूद्रों के देवता हो गए, शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे पहले ये किसके देवता थे? पहले पशुओं के देवता माने जाते थे, माने जाते थे। यानी पुराने वाले भगवान अब महत्वपूर्ण नहीं हो गए, अब नए नए भगवान आ गए मार्केट में, नए, ठीक है, अपडेशन हो गया। ठीक है, प्रजापति, रुद्र, विष्णु, ये सब आ गए। ठीक है, याद रखिएगा पुषाण अब शूद्रों के देवता कहे जाने लगे, पहले पशुओं के देवता माने जाते थे। की समाप्ति ही। अब कोई डाउट है देन पूछ, खत्म हो गया। डाउट है तो पूछिए।